Hello students, my name is Amit Singh and I welcome you to Step Up Academy. एंड आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एक टॉपिक जो बहुत ही क्रूशियल है क्लास 12th के हिसाब से, और बच्चे भी थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा सा हार्ड समझते हैं, इसलिए मैंने टॉपिक आपके लिए सोचा है कि आपको आसान हो जाए। टॉपिक का नाम है हमारा अल्टरनेटिव करंट, दैट इज चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम क्लास 12th। तो देखते इसके कंटेंट क्या होंगे। तो कंटेंट हमारे होंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, चूंकि एसी है तो एसी का टॉपिक सबसे पहले पता होना चाहिए, एसी है क्या और डीसी क्या है। तो हमने स्टार्ट किया टॉपिक हमारा एसी सिग्नल एंड डीसी सिग्नल। तो एसी से हमें पता चलता है, एसी का मीनिंग है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट सिग्नल इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन ऑफ सिग्नल चेंजेस पीरियोडिकली, नॉट अ कंटिन्यूअसली। फॉर एग्जाम्पल हम एसी सिग्नल यहां पे ले रहे हैं, देखिए ये हमारा एक अल्टरनेटिंग सिग्नल है, इसमें दो अल्टरनेट है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्टरनेट? एक ये ऊपर वाला जो पॉजिटिव एक्सिस से ऊपर है वो पॉजिटिव अल्टरनेट है और नीचे वाला नेगेटिव अल्टरनेट है। तो ये जो सिग्नल है हमारा क्या है? एसी सिग्नल है। अल्टरनेट का डिजाइनिंग जरूरी नहीं है कि साइनोसॉइडल हो, वो आपका कुछ और भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगुलर शेप है, तो क्या ये एसी सिग्नल नहीं है? ये भी एसी सिग्नल है, यानी कि इसमें भी दो अल्टरनेट है। और सबसे मेन पॉइंट हमारा ये है, देखिए यहां पे जो इस सिग्नल को बनाएंगे ये कहेंगे आई टी, करेंट का सिग्नल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यू कैन सी हियर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम। टाइम के साथ में अगर आप इधर बढ़ेंगे तो जो करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम पहुंचा और फिर कम होते होते जीरो हो गया, और इसके बाद में नेगेटिव में मैक्सिमम होगा फिर जीरो हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल है, यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल है। तो जो हमारा सिग्नल चेंज होगा, जो सिग्नल हमारा चेंज होगा वो हाफ टाइम पीरियड के बाद होगा। अगर ये कंप्लीट टाइम पीरियड है टी, कैपिटल टी, तो ये कितना है? t/2। तो जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड जो है वो तो लगातार चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन t/2 के बाद हमेशा चेंज होती रहेगी। 0 से t/2 तक पॉजिटिव है और t/2 से t, ये भी आपका टोटल t/2 बना, ये हमारा नेगेटिव है। तो ये हमारा क्या है? अल्टरनेटिंग सिग्नल, जिसमें हमारा जो सिग्नल है करंट सिग्नल वो टाइम के साथ वेरिएशन लेगा। चाहे अल्टरनेट हमारे साइनोसॉइडल हो या हमारे ट्रायंगुलर शेप हो, कोई और शेप भी हो सकती है, वो सारे के सारे एसी सिग्नल ही होंगे। अच्छा बच्चों का एक कंफ्यूजन और होता है, मेंस में एक सवाल एक बार आया, मैंने देखा कि उसमें 4 बने हुए थे डायग्राम। एक बना था डायग्राम ये वाला सिग्नल, एक सिग्नल बना था हमारा ये वाला सिग्नल, एक बना था कुछ इस तरीके का सिग्नल, और एक सिग्नल बना था हमारा इस तरीके का सिग्नल यहां पे इस तरीके से। तो बोला था कि 1 2 या 3, मतलब दिस 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 और दिस, इनमें से कौन सा एसी सिग्नल है। अब आप समझ सकते हैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, 2 और 3 में तो थोड़ा कम होगा, लेकिन आप कहेंगे 1 और 4 में कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो अगर आप देखेंगे इसमें सिग्नल वेरिएशन दोनों में, 1 में और 4 में दोनों में वेरिएशन है, लेकिन इसमें अल्टरनेट नहीं है। ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन ये एक्सिस से ऊपर है। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखिए सारे सिग्नल ऊपर हैं, ये जो सिग्नल है एक्सिस से ऊपर, एक्सिस से नीचे। तो ये सिग्नल हमारा जो बनेगा ये एसी सिग्नल है। केवल वेरिएशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि अगर आपने इस कर्व को देखा कि भाई ये हमारा सिग्नल क्या एसी सिग्नल है, ये वाला सिग्नल, और ये यहाँ पे टाइम की एक्सिस हमारी ये है, तो ये एसी सिग्नल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये हमारा पल्सेटिंग डीसी। इसमें कुछ डीसी का कंपोनेंट है और कुछ एसी का कंपोनेंट है। तो मैं आज यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि दिस इज एसी, दिस इज एसी, दिस इज पल्सेटिंग डीसी, और प्योर डीसी भी किसे कहते हैं, सारी चीजें सीखेंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपको समराइज करने की कोशिश की है। एसी सिग्नल हमारा जो है अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल है, जिसमें टाइम के साथ हमारा मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होगा, और जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होगी, हाफ टाइम के बाद में चेंज होगी। और ठीक है, और जरूरी नहीं कि उसकी शेप एसी की ऐसी हो, वो ऐसी हो सकती, कोई और शेप भी हो सकती है। अल्टरनेट होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा सा देखते हैं इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, है ना। इक्वेशन तो पता होनी चाहिए, खाली हम इस हर चीज को डायग्राम से नहीं बना सकते। ये हमारा ग्राफिकली है तो इसकी इक्वेशन क्या बन सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल है, और ये जो सिग्नल हमारा आई नॉट और माइनस आई नॉट के बीच में अगर स्विंग करेगा, तो इस सिग्नल की जो हमारी इक्वेशन होगी I = I0 साइन
ओमेगा टी, ये हमारी इसकी इक्वेशन होगी, क्योंकि ये हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल है और किस एम्पलीट्यूड के बीच में स्विंग कर रहा है, आई नॉट और माइनस आई नॉट के बीच में स्विंग कर रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से ये सिग्नल हुआ। अच्छा, अगर कोई पर्सन का, फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी, मान लीजिए समथिंग लाइक दिस, इसकी इक्वेशन हमारी क्या होगी, ठीक है, मान लो ये करंट सिग्नल है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, और मान लीजिए इसका वेरिएशन ये 3 एम्पलीट्यूड ऊपर है और 3 में ही नीचे, मान लो ये 3 है तो ये मान लीजिए 0 सम है ना, ये चलिए और कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे इट इज़ 6, इट इज़ 3 और ये 0 है ना, 0 3 6 इस तरीके से। तो ये जो आपका गैप है आप देख सकते हैं 3, अगर यहाँ से देखेंगे 3 ऊपर है 3 नीचे, तो 3 का स्विंग हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे, और ये कितनी ऊंचाई पे मान लीजिए, ये वैल्यू हमारी मान लेते हैं, ये हमारा यानी कि मान लेते हैं 5 है या कुछ और वैल्यूज है, 4 भी ले सकते हैं, 4 ले लेते हैं 4। तो ये डीसी कंपोनेंट जो ये एक्सिस से कितना ऊपर है, 4 है, मैग्नीट्यूड ऊपर है और फिर बाद में स्विंग हो रहा है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी 4 + 3 आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारी इक्वेशन है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, चाहे एसी सिग्नल हो चाहे डीसी सिग्नल हो, हम उनकी इक्वेशन लिख सकते हैं। अच्छा, प्योर डीसी सिग्नल क्या होगा, डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट को कहेंगे डीसी सिग्नल। डायरेक्ट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, टाइम कोई भी हो, टाइम के साथ में मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हमारा सिग्नल ये है, ये सिग्नल है, ये हमारा डीसी सिग्नल है, मैग्नीट्यूड टाइम चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, किसी भी समय देखो जो कहते हो। इसमें बहुत वेरिएशन है, जैसे मूड स्विंग हो गया है ना, अभी मिले तो कुछ और बात है, बाद में मिले कुछ और बात है, वेरिएशन है मूड में एक तरीके से, तो कह सकते हैं एसी है सिस्टम हमारा। अगर हम कांस्टेंट हैं, एक ही बार हमेशा उदासी रहते हैं या हमेशा हैप्पी रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट मूड है, तो उसे एक तरीके से डीसी कहेंगे। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में कांस्टेंट है और ये हमारा मैग्नीट्यूड नेगेटिव में कांस्टेंट है, सही है। ये तुम्हारे ये दोनों डीसी सिग्नल है, इसमें स्विंग नहीं है, मान लेते हैं ये 5 एम्पलीट्यूड है और ये भी माइनस नीचे -5 है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी I = 5 एम्पियर इक्वेशन बनेगी, और यहाँ पे I = -5 एम्पियर के नाम से हमारी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा, अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल में हमारा वेरिएशन होगा, चाहे साइनोसॉइडल हो चाहे ट्रायंगुलर हो, कोई और हो। डीसी में वेरिएशन नहीं होगा, टाइम के साथ वेरिएशन नहीं होगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। दैट सिग्नल इज नोन एज पल्सेटिंग डीसी। डीसी में एक पल्स आ गई है, हल्का सा मिक्स है, डीसी में मिलावट है, कुछ मिलावट है, जितना ज्यादा वेरिएशन रहेगा उतनी ज्यादा मिलावट है, ठीक है। तो ये हमारा पल्सेटिंग डीसी सिग्नल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने बेसिक तो देख लिए एसी सिग्नल क्या है, डीसी सिग्नल क्या है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि इन सिग्नल का हम यूज क्या कर सकते हैं। ये हटाना पड़ेगा हर बार, ठीक है, ठीक है, तो यहां से क्लिक करना होगा ना। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज एसी सर्किट कंटेनिंग अ रजिस्टर। अब बात आ गई एसी सर्किट क्या होता है। एसी समझ में आया, एसी सर्किट क्या है। तो कोई भी सर्किट, कोई भी हमारा जो एक ऐसा सर्किट जिसमें कुछ वायर्स हैं, कुछ कंपोनेंट हैं, वो कहलाता है सर्किट। अब बैटरी पे डिपेंड करेगा कि बैटरी कैसी हमने जोड़ी है। अगर हम एसी सोर्स जोड़ेंगे तो हमारा एसी सर्किट कहलाएगा भाई। अगर उसी सर्किट में हम डीसी बैटरी जोड़ेंगे तो हमारा डीसी सर्किट कहलाएगा। एग्जांपल के लिए, अगर हमारे पास एक रजिस्टर है और हमने इसमें जोड़ दी बैटरी, बैटरी क्या होती है, कांस्टेंट करंट देती है, तो ये बन गया डीसी सर्किट। और अगर हमने इसी रजिस्टर में हमने यहां पे जोड़ दी एक हमारा एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी वोल्टेज जोड़ दिया, ये वैल्यू मान लेते हैं E = E0 साइन ओमेगा टी है। तो अब क्या होगा, तो ये कहलाएगा डीसी सर्किट और ये कहलाएगा एसी सर्किट। तो बेचारे रजिस्टर की गलती नहीं, रजिस्टर तो बेचारा बैठा हुआ है, लेकिन दिक्कत क्या है, सोर्स की। अगर हम एसी डीसी सोर्स जोड़ेंगे तो डीसी सर्किट कहलाएगा, एसी सोर्स जोड़ेंगे तो एसी सर्किट कहलाएगा, ठीक है। तो टॉपिक हमारा है एसी सर्किट कंटेनिंग अ रजिस्टर, यानी एक रजिस्टर होगा और उसमें क्या लगा होगा, डीसी सोर्स या एसी सोर्स। हमारा एसी सर्किट है तो एसी सोर्स लगा होगा। तो पॉइंट इज दिस। तो ये बेसिक देखा एसी सर्किट क्या होता है, डीसी सर्किट क्या होता है, कि क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स रहें।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एसी सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये रेजिस्टर और रेजिस्टेंस, कई बार लिखा होता है रेजिस्टर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, इंडक्टेंस, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कई जगह बुक्स में देख सकते हैं आप, लिखा होगा एसी सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस। गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली गलत है। देखते हैं क्या गलत है वहां पे। देखिए हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। रेजिस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, है ना। और इंडक्टर की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक कॉपी मार सकते हैं आप लोग, ठीक है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस, और भैया क्या होगा कैपेसिटर में, प्रॉपर्टी क्या होगी, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो हमारा रजिस्टर, ये जिसमें टर लगा है ये क्या है, फिजिकल कंपोनेंट, जिसमें टेंस लगा हुआ है ये क्या है, प्रॉपर्टीज। ये हमारे क्या है, फिजिकल कंपोनेंट। यू कैन टच अ रजिस्टर, ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट। और ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज, ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं, किसकी, इनकी। तो रेजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस, इंडक्टर की प्रॉपर्टी इंडक्टेंस, एंड कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस। तो आप क्या छू सकते हैं, रेजिस्टर है रेजिस्टेंस, रजिस्टर छू सकते हैं, रजिस्टर तो इसको नहीं छू सकते। ये एक तरीके से क्या हुआ, ये हमारी मिठाई है, स्वीट मिठाई है ना, और ये उसका क्या है, मीठापन। तो मिठाई और मीठापन, तो किसको टच कर सकते हैं, मिठाई को या मीठापन को, बताइए, है ना। तो हम मिठाई को टच कर सकते हैं, स्वीट को टच कर सकते हैं, स्वीटनेस को टच नहीं कर सकते। यानी कि हमारे पास जो हम कंपोनेंट देखते हैं वो रेजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, उनकी प्रॉपर्टीज टेंस लगा के मिलती हैं। खैर, तो ये छोटे छोटे बेसिक्स इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो हमने देखा एसी सर्किट कंटेनिंग अ रजिस्टर, एक फिजिकल रजिस्टर हमारे पास, ये हमारे पास एक रजिस्टर है, और इसमें लगाएंगे हम एक एसी सर्किट है, तो क्या लगाएंगे, एसी सोर्स लगाएंगे, और इसकी इक्वेशन हमने लगा दी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने सीखा है इक्वेशन हमारी साइनोसोडियल इक्वेशन होगी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो सकता है, दोनों में ही एसी बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाद में देखेंगे क्यों ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, दोनों का एक ही सेंस होता है। तो ये हमारा वेरिएशन में सीखा है, एसी सोर्स है, तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे। तो जो अब हम सीखने वाले हैं एसी सर्किट कंटेनिंग अ रजिस्टर, इसमें और या रजिस्टर है या इंडक्टर है या कैपेसिटर है, यानी कि कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। सब जगह एक ही ट्रिक है, सब जगह एक ही ट्रिक है। फिजिक्स में कुछ ट्रिक्स होती हैं, अगर आपने उस चीज को समझ लिया है ना, तो आप उसका यूज करके कई सारी चीज कर सकते हैं। नहीं तो आप हर चीज को याद करने की कोशिश करिए और पागल हो जाइए ठीक है, तो पागल नहीं होना है, थोड़ा ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है कि जो जितने भी एसी सर्किट हम एनालाइज करने वाले हैं, उन सभी में हमें क्या करना है, एसी सोर्स लगाना है, वोल्टेज सोर्स लगाना है, और यहाँ पे करंट देखनी है, यहाँ पे करंट की इक्वेशन लगानी है। अच्छा, एक बात और है, जो चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, ये करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम की इक्वेशन बता रहा है, और ये हमारा एसी सिग्नल नहीं है, ये एबी सिग्नल है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट में करंट सिग्नल लगता है, नो डाउट सही बात आपकी। तो ये अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल नहीं है, ये हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगर वोल्टेज टाइम के साथ में बदल रहा है तो वोल्टेज स्विंग कर रहा है, तो वोल्टेज सिग्नल, दिस इज नॉट अ एसी सिग्नल। ये हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सिग्नल। इस वोल्टेज की वजह से करंट होगी। इनफैक्ट अगर देखा जाए, वोल्टेज इज अ सोर्स, करंट इज अ इफेक्ट, तो कॉज का हमेशा इफेक्ट होगा। तो अगर इस चैप्टर का नाम अच्छा होता कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता तो ज्यादा अच्छा होता। अगर आज चैप्टर आज की डेट में लिखा जाएगा तो इसका नाम लिखा जाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। लेकिन बहुत पुराने जमाने से चैप्टर चला आ रहा है तो अल्टरनेटिंग करंट लिखते हैं, लेकिन अगर मुझसे कहा जाए तो हम यही कहेंगे इसका नाम होना चाहिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, बिकॉज वोल्टेज इज अ सोर्स, करंट इज अ इफेक्ट। वोल्टेज की वजह से करंट आता है, करंट की वजह से वोल्टेज नहीं आता है, ठीक है। तो एनीवे, तो ये हमारा क्या है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सिग्नल है। तो इस वोल्टेज सिग्नल को लगाएंगे, ट्रिक है हमारी, करंट को फाइंड आउट करेंगे हमेशा, और हर बार ये करते रहेंगे और चैप्टर हो जाएगा फिनिश, है ना। ये ट्रिक है, तो बस सिंपल है, यही हमारा मेन पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे लगाया वोल्टेज और यहाँ पे लगे फाइंड करनी है हमें करंट। तो करंट क्या होता है, अगर हम याद करें, अगर हम इसको याद करें अगर हम इसको याद करें, ये पतला हो जाएगा इससे, सर इससे होगा पतला, अब पतला होगा, अच्छा डायरेक्ट,
यही से, अच्छा भैया अभी भी हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सिग्नल निकाल लगाएंगे और करंट सिग्नल को फाइंड करेंगे हर बार, ठीक है। तो करंट क्या हमारा ओम्स लॉ के हिसाब से आई क्या होता है, आई क्या वी बाई आर हमारा होता है, सही, इनका रेशियो ही क्या कहलाता है, करंट। तो यहाँ पे लगाना वोल्टेज, वोल्टेज हमारा ई से डिनोट कर सकते हैं, चाहे वी से डिनोट करो या ई से डिनोट करो, वोल्टेज वी फॉर वोल्टेज, वी फॉर ईएमएफ, दोनों का सेंस एक ही हमारा। तो हमारा यहाँ पे जो करंट सिग्नल बनेगा आई इक्वल्स टू वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज की जगह हमारा ये आ जाएगा ई बाई आर, और हमारा ई की जगह हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर। तो आप देख सकते हैं हमारा इसको लिखने का तरीका हमारा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे करंट है तो यहाँ पे भी करंट होगा एलएचएस आरएचएस में, तो ये भी करंट है, ये क्या है करंट, ठीक है। तो हमने लगाया ये और मिला है ये, इसको करेंगे। अच्छा ये जो साइन वाला फैक्टर है, ये साइन वाला फैक्टर है, ये क्या है, ये फैक्टर इसको कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता। साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, फिर जीरो भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है। तो ये कभी भी जो करंट की वैल्यू है इससे ज्यादा हो नहीं सकती, इससे कम हो सकती है। आपने वो मूवीज में देखा ना हीरोइन वाला केस, ये वही वाला केस है। आपने देखा कि अगर हीरो के किसी कैंडिडेट के लिए कई बार क्या होता है कि विलेन पकड़ के लेके चला गया, उसकी माँ को पकड़ के ले गया, हीरो उसको छुड़ाने जा रहा होता, तो जो उसकी हीरोइन होती वो कहती मैं भी साथ चलूंगी, बोले तू मत चल, तू क्या करेगी जाके, बोले नहीं नहीं मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी, तो चल चलते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, हीरो छुड़ाने ही वाला होता माँ को, तब तक क्या होता विलेन उसकी हीरोइन को भी पकड़ लेता है, क्या उसके बंदूक लगा देता है। तो वही केस है, ये जो फैक्टर है ये नुकसान पहुंचा सकता है, फायदा नहीं कर सकता। तो ये जो फैक्टर है साइन ओमेगा टी, इसको कभी मल्टीप्लाई कर 2 3 4 5 नहीं करने वाला है, ये जीरो कर सकता है, नेगेटिव कर सकता है, 1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो ये डिमिनिशिंग फैक्टर एक तरीके से बढ़ा नहीं सकता। तो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये होगी, इससे कम हो सकती है, नेगेटिव में हो सकती है, जीरो हो सकती है, माइनस में वैल्यू आ सकती है, माइनस ई नॉट बाई आर, लेकिन कभी एक्स्ट्रा नहीं हो सकती। वही हीरोइन वाला केस है, हीरोइन जो जाएगी लड़ाई में तो वो हेल्प नहीं करेगी, हीरो को नुकसान करने के चांसेस हैं। एनीवे, तो ये करंट की भाई मैक्सिमम वैल्यू है। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलो क्या बोलेंगे, करंट की मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलेंगे, करंट की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलेंगे आई नॉट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन बन गई हमारी, ये इसको आई नॉट बोलेंगे, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारा अब देखेंगे हमने लगाया ये, हमें मिला है ये लगाया और ये मिला है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये वोल्टेज सिग्नल है, करंट सिग्नल, दोनों साइनोसोडियल है और ये भी साइनोसोडियल है। तो टाइम के साथ में दोनों सेम है। इसका मैग्नीट्यूड ई नॉट है और ये आई नॉट, आई नॉट का मतलब ये ई नॉट बाई आर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो आप देख सकते हैं ज्यादा वोल्टेज लगा के, और वैसे भी वोल्टेज से ऊपर करंट कैसे जा सकती है, आपकी पॉकेट मनी कभी पापा की जो सैलरी उससे ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही कुछ कुछ करंट है, करंट की वैल्यू भी कहीं ना कहीं वोल्टेज डिपेंड करेगी, मोर द वोल्टेज मोर द करंट, लेस वोल्टेज लेस करंट, जीरो वोल्टेज जीरो करंट। अब ये नहीं कह सकते जीरो वोल्टेज एंड मोर करंट, है ना। तो वही केस यहाँ पे है। तो करंट जो हमारी आएगी वो कभी भी ज्यादा नहीं आ सकती, वो कभी हमारी क्या कहीं ना कहीं ई नॉट वाई समथिंग है, तो कम होके ही मिलेगी। खैर इन दोनों को कंपेयर हमेशा करेंगे, तो ये भी साइन ओमेगा टी, ये भी साइन ओमेगा टी है। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हम देखते हैं ग्राफ में क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्लाइड पे देखते हैं ग्राफ, इसी का सेम बनाएंगे ग्राफ, तो हमें पता चलेगा कि कैसे ग्राफ बनेगा। तो हमने लगाया था ये E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और मिला हमें I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा ध्यान से देख लेना, थोड़ा समय ही बेसिक बनाने में लगेगा, बाद में तो मैं रन कराऊंगा आपको, एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचाऊंगा। पहली बार में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता, धीरे धीरे बनते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको चीजें आने लगेंगी। तो ये साइन का सिग्नल हमारा, ये हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल हमारा ये है, और हमें मिला ये सिग्नल, दोनों साइन के कर्व है, तो ये भी साइन का कर्व है, मैग्नीट्यूड थोड़ा छोटा, तो हमने बनाया ये सिग्नल, ठीक है। तो हमारा ये है हमारा वोल्टेज सिग्नल और ये हमारा करंट सिग्नल। तो ये हमारा है किसका, ये हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर का ग्राफ। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे फेजर्स बाद में, तो हमने लेकिन ये क्या है हमारा, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, फेजर्स नहीं ग्राफ है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फेजर कैसे वर्क करते हैं, इसका फेजर क्या बनेगा, ठीक है।
बिल्कुल आपको नया है लेकिन आपको समझ में आएगा, आई गारंटी। ठीक है, तो ई के लिए बनाएंगे फेजर, तो ई का बना ई नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए हमने एक लाइन खींच दी और इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रख दिया हमने ई नॉट, और इसको बनाया ये ओमेगा टी से रोटेट कर रहा है। अब ये क्या लॉजिक है, देखिए एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है। ये जो हमारा रेड वाला है सिग्नल, ये जो वेक्टर है ये हमारा रोटेट करेगा। ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। उसका रोटेशन डिपेंड करेगा ओमेगा पे। अगर ओमेगा ज्यादा होगा तो तेजी से रोटेट करेगा, ओमेगा कम होगा तो धीरे धीरे रोटेट करेगा। ठीक है, ओमेगा पे डिपेंड करेगा रोटेट। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई। और इस जो वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन वर्टिकल एक्सिस पे देखेंगे, ये ध्यान भूलना नहीं। इसका रोटेशन कहां देखेंगे, वर्टिकल एक्सिस पे देखेंगे। इसका शेडो इसकी क्या बन रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पेन है, मैं इमेजिन करता हूं ये वेक्टर ई नॉट वाला। अगर मेरा ई नॉट वेक्टर ऐसा, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से बल्ब जलाऊं तो शेडो क्या बनेगी, एक डॉट बनेगी। अब जैसे जैसे रोटेट करेगा तो आप देखो इसकी शेडो थोड़ी बड़ी बनेगी, और ऐसे करेंगे तो इसकी शेडो मैक्सिमम बनेगी। और जब ये वेक्टर मेरा इधर जाएगा, फिर मैं लाइट जलाऊं इधर से, फिर शेडो वर्टिकल पे ही देखनी है, तो अब शेडो कम होती होती जीरो हो जाएगी। और जब नीचे जाएंगे ऐसे करेंगे तो शेडो नेगेटिव बढ़ेगी, और इस तरीके शेडो हमारी चेंज होती रहेगी। तो हमें देखेंगे जैसे जैसे ई नॉट वेक्टर हमारा रोटेट करेगा, उसकी शेडो यहाँ पे शुरुआत में जीरो, फिर बढ़ेगी, शेडो ऊपर को बढ़ेगी ऐसे, और फिर कम होती होती नीचे आएगी, फिर नेगेटिव में जाएगी, नीचे ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, इस तरीके से स्विंग करेगी। तो ये क्या है, अगर ये आप कहेंगे ये क्या है, तो थोड़ा ध्यान देखिए। अभी आप देखिए ये क्या है, साइनोसोडियल है। अब मैं आपकी तरफ देख के कहूं तो ये क्या है, तो अभी आपको क्या दिख रहा है, इस तरीके से आपको कोई एक दिख रहा है कि कोई चीज ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। तो ये जो स्विंग हो रहा है मीन एक्सिस के अक्रॉस, अप, मिडिल, डाउन, इस तरीके से ये जो वेरिएशन है, यही हमारा साइनोसोडियल सिग्नल है। ये क्या है, यही तो साइन वेव है। तो साइन वेव को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका फेजर है। तो एनीवे हम क्या देखेंगे यहाँ पे, तो जो ई नॉट का हम यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे शेडो देखेंगे, और शेडो हमारी, इनफैक्ट शेडो ही क्यों देखेंगे, देखते हैं क्यों देखेंगे। अगर इस समय इसको रिजॉल्व करें तो इसका वर्टिकल में कंपोनेंट क्या आएगा, देखिए अगर यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं इस वेक्टर को, तो यहाँ बनेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये वैल्यू जो मैक्सिमम, ये वैल्यू जो बनेगी, क्या बनेगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी बनेगा, है ना। यही तो हम देख रहे हैं, यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस पे शेडो है उसी को देखते हैं भाई, हमारा क्या है, फेजर डायग्राम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, ये हमारा फेजर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा, और भी देखते हैं। अब ये देखते हैं, तो हमारा अब दोनों को कंबाइन करते हैं। हमने ई नॉट के लिए फेजर बनाया, करंट के लिए बनाना है, तो करंट का मैग्नीट्यूड कम है, तो ये करंट का फेजर बनेगा, ये बनेगा आई नॉट। तो बड़ा वेक्टर ई नॉट, छोटा वेक्टर आई नॉट, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सेम फेज में है, ये साइन ओमेगा टी और इट इज साइन ओमेगा टी। अब थोड़ा फेजर के बारे में सेंस करते, क्या है फेजर। जैसे कई बार आपने देखा कि कोई पर्सन कहता है यार मेरी लाइफ में बड़ा गंदा फेज चल रहा है, बोले यार मेरा भी गंदा फेज चल रहा है। तेरे साथ क्या हुआ, बोला यार गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। बोला तेरा फेज क्यों चल रहा है, बोला कि जो तेरी छोड़ के चली गई वो मेरी जिंदगी में आ गई, उसने जिंदगी तबाह कर रखी है, मेरा फेज भी बुरा चल रहा है। तो फेजर का कहीं ना कहीं सेंस का, फेज का मतलब मूड से। अगर दोनों सिग्नल हमारे हाई हैं, दोनों अप हैं यानी अच्छे हैं, तो फेज सेम है। एक और दोनों डाउन है तो दोनों का फेज अभी भी सेम है, दोनों सैड है, यानी दोनों हैप्पी सेम फेज, दोनों सैड सेम फेज, लेकिन एक हैप्पी और एक दुखी, ये क्या है, आउट ऑफ द फेज। ये थोड़ा साइंस है, साइंस से ही काम चलता है, कुछ साइंस है, कुछ इक्वेशंस है, कॉम्बिनेशन क्या है, फिजिक्स है हमारा। ठीक है, तो हमने क्या समझा यहाँ पे कि जो फेजर क्या है, एक तरीके से अगर दोनों चीज साथ साथ चल रही है, जब ये भी साइन ओमेगा टी है, ये भी साइन ओमेगा टी, ना आगे ना पीछे, तो सेम फेज में है। देखो ये भी ई नॉट है और आई नॉट है, मैग्नीट्यूड कम है, सेम फेज में है, तो ये हमारा बन गया फेजर डायग्राम। ठीक है, ये हमारा बन गया फेजर। अच्छा, फेजर का दूसरा सेंस क्या है, फेजर का दूसरा सेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, जो हमारे डायग्राम्स हैं, सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे मैं अवेलेबल हूं, एक सिग्नल कुछ देर बाद आएगा, तो जो देर बाद आएगा वो सिग्नल लैगिंग है। मेरे रिस्पेक्ट में जो सिग्नल बाद में आएगा वो लैगिंग है, या मेरे आने से पहले कोई पहले से आगे बैठा हुआ है, वो क्या है, मेरे रिस्पेक्ट में लीडिंग है। तो हर चीज का रिस्पेक्ट में है, कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। तो किसके रिस्पेक्ट में, कोई चीज बड़ी है, कोई चीज छोटी है। जैसे मैं कहूं कि मैं तेज दौड़ता हूं, तो ये एब्सोल्यूट नहीं मैं तेज दौड़ता हूं। हो सकता है एक बच्चे से मैं तेज दौड़ता हूं और पीटी उषा से
स्लो दौड़ता हूं, तो मैं एब्सोल्यूट नहीं, मैं तेज दौड़ता हूं, हर से रिस्पेक्ट में है। हो सकता है मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट में तेज दौड़ता हूं और आपके पापा मुझसे तेज दौड़ते हो, तो कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है। तो कोई सिग्नल लीडिंग है, लैगिंग है, किसके रिस्पेक्ट में? एक के रिस्पेक्ट में लीडिंग हो सकता है, एक के रिस्पेक्ट में लैगिंग हो सकता है, ठीक है। एनीवे, तो ये जो सिग्नल है साथ साथ चल रहे हैं, तो ये हमारे सेम फेज में है। फेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं देखते हैं। फेज को हाउ टू, तो टॉपिक हमारा है हाउ टू कैलकुलेट फेज। फेज को कैलकुलेट कैसे करें। अब आप थोड़ा सा ध्यान सुनते रहिए, देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो फेजर डायग्राम से आप बचपन से भाग रहे हैं, 10th 12th होते होते भागना चालू कर दिया, मेंस नीट सब में निकल गया और कभी फेजर समझ में नहीं आया, समझ में आएगा। ध्यान से देखते रहो, कितनी बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ध्यान लगाना है, कठिन है ही नहीं, कोई सही से मिला नहीं आपको समझाने वाला, इसलिए कठिन लगा आपको, ठीक है। तो फेज कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? देखिए, ये मेरे पास एक सिग्नल, कौन सा? एसी सिग्नल है, अल्टरनेटिंग सिग्नल है। अगर ये क्या है, एक हमारा कंप्लीट साइकिल है, पूरे साइकिल है नहीं है। अब कई बार बच्चे साइकिल कैसे समझ में आएगा, देखो आधा पहिया ऊपर आधा पहिया नीचे, आधा पहिया ऊपर आधा पहिया नीचे, इसी को तो साइकिल कहते हैं, कंप्लीट साइकिल। एनीवे, इट इज अ कंप्लीट साइकिल। तो एक साइकिल अगर कोई चीज चक्कर कंप्लीट होता है तो कितना डिग्री? 360 डिग्री, और रेडियन में 2 पाई। तो यहां से लेके यहां तक कितना है? 2 पाई। तो आधा कितना होगा? पाई, ठीक है। और आधे का भी आधा, यहां पे कितना होगा? पाई बाई 2। यानी कि इतना जो है सेक्शन है, क्या कहलाता है? पाई बाई 2। तो 0 में पाई बाई 2 जोड़ा, पाई बाई 2, पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ा, पाई, पाई बाई 2 पाई में पाई बाई 2 जोड़ा, 3 पाई बाई 2, और यहां पे 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ा तो आपका 2 पाई। यानी कि हमने सीखा इतना फेज कितना है? पाई बाई 2, और यहां से यहां तक पाई, इस तरीके से। अब जरूरी नहीं फेज यही हो, आपका पाई 90 डिग्री, ये पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, तो इतना 90 डिग्री तो इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 89, 79, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। आप ये मत कहना सर मेरे टीचर ने मुझे 5 फेज बताए थे। 5 फेज नहीं है, इनफाइनाइट फेज है, 0 से लेके 2 पाई तक इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, हाँ इनफाइनाइट, 0 to 1 ही इनफाइनाइट वैल्यूज आती हैं। तो कैसे 9 वैल्यूज आती हैं, 0.1 0.2, नहीं, व्हाट इज परफेक्ट 0? 0.00000, ये परफेक्ट 0 है। इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 0.0000001। बढ़ाते रहिए, पूरी जिंदगी लगा देंगे, 0 से 1 नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फेजर हुआ। अब देखते हैं, ये हमने एक हल्का सा रफ डायग्राम बनाया कि कहां से लेकर कहां तक पहुंचते हैं और कहां से कहां तक हमारा कितना फेज होता है। एग्जाम्पल के लिए अब मैं यहां पे देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं तो ये मेरा एक सिग्नल यहां से स्टार्ट हुआ और एक सिग्नल मेरा यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एक रेड है और एक हमारा ग्रीन है। तो रेड के रिस्पेक्ट में ग्रीन थोड़ा बाद में आया है ना, तो ग्रीन वाला हमारा लैगिंग है, या ग्रीन के रिस्पेक्ट में रेड एडवांस है, तो ग्रीन के रिस्पेक्ट में रेड हमारा लीडिंग है। बिल्कुल बात समझ में आती, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज रिस्पेक्ट में है। तो रेड के रिस्पेक्ट में तो फाइनलाइज करते हैं, रेड के रिस्पेक्ट में ग्रीन हमारा लैगिंग है। कितना लैगिंग, कितनी देर बाद आया, बोला किसे पता नहीं, अरे देखो सामने लिखा हुआ है, इतना बाद आया, इतना बाद, जी पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 से लैगिंग है ना, पाई बाई 2 से लैगिंग है। तो बस अब हम समझ में आया, तो हमें यही फेज था हमारा। तो फेज में अगर दोनों एक जैसे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, जैसे दोनों सिग्नल ऊपर गए साथ साथ इस तरीके से मूव कर रहे हैं, साथ में जीना, साथ में मरना, सही है, तो सेम फेज, ठीक है। और दुश्मनों में क्या होता है, एक खुश है तो दूसरा दुखी हो जाता है उसको देख के, ये आउट ऑफ द फेज हो गए, 180 डिग्री का वहां पे फेज आएगा हमारा, ठीक है। एनीवे, तो हमारे यहाँ पे लैगिंग, ग्रीन सिग्नल हमारा क्या है? लैगिंग है, 90 डिग्री लैगिंग है। और भी हम देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि एक ही, जितने चाहे तो सिग्नल देख सकते हैं। 91 डिग्री, अगर इसके ग्रीन थोड़ा हमने इधर बनाया, थोड़ा और बढ़ाते तो हो सकता है हम कहते हैं ये हमारा 91 डिग्री लैगिंग है। तो ये मैं सोच रहा सर 90 बताया सर, 90 लैगिंग हो सकता है, फिर सीधे 180 हो गया ना, इनफाइनाइट फेजेस हो सकते हैं, ठीक है। एनीवे, तो हमें लीडिंग और लैगिंग के बारे में पता चल गया। दोनों साथ साथ चलेंगे, सेम फेज, आगे पीछे चलेंगे, आउट ऑफ द फेज में आगे साथ साथ नहीं है। तो हमारे ये जो सिग्नल है ये हमारे क्या है? सेम फेज में है। तो सेम फेज में देखिए दोनों साथ है, एक ही तब चल रहे हैं दोनों, तो सेम फेज में ही तो हुए ना भाई, है ना, ये हमारे सेम फेज में हुए, ठीक है। और इसका हमारा, और हाँ अब इसका ये देखिए,
हमने इसको फेज को समझा अलग से, ये तो फेज है, ये टॉपिक हमारा अलग है। तो टॉपिक था हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, ये उसका है ग्राफ। हाँ, तो हमने अभी तक सीखा था कि एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, तो इसके आगे क्या है, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, बाद में कैपेसिटर और उनके सारे कई सारे कॉम्बिनेशंस। पूरा यही चैप्टर, इसमें इससे अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफार्मर है, पूरा चैप्टर यही है 7th। और बच्चे इतना डरते हैं इससे, कहते हवा है भैया, है ना, ये तो खा जाएगा चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। कुछ भी नहीं है, बस 3 बात ध्यान देना। पहला ही इनफैक्ट जो रेजिस्टिव सर्किट हमने पढ़ा वही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके बाद सब कॉपी वर्जन है सारा का सारा। आप देखिए करके दिखाते हैं आपको, ये कॉपीज है, कॉपीड है काफी हद तक। तो एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, हमारे पास एक क्या है, इंडक्टर, ठीक है, ये हमारा इंडक्टर है। और एसी सर्किट का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज सिग्नल हमारा लगा है E/E0 साइन ओमेगा टी, और हमारा ये इंडक्टिव सर्किट है। तो हमने क्या सीखा था यहाँ पे कि भाई वोल्टेज सिग्नल लगाएंगे, ट्रिक क्या थी, वोल्टेज सिग्नल लगाएंगे, करंट सिग्नल फाइंड करेंगे, बस यही सिंपल सी ट्रिक है, भूलना ही नहीं है। बस एक बार ये बदलते चले आइए, हर बार ये फाइंड करिए और इक्वेशन लिखते रहिए, खत्म कहानी, ठीक है। एनीवे, तो हमें करंट फाइंड करनी है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करंट के लिए इक्वेशन एकदम डायरेक्ट वो नहीं लगेगी। देखिए यहाँ पे कैसे लगेगी, तो हमारे अगर हम वोल्टेज सिग्नल का इंडक्टर के अक्रॉस लगाते हैं, तो इंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज आता है। जब भी वोल्टेज लगाएंगे तो वोल्टेज और इसके अक्रॉस करंट का जो फॉर्मूला है वो हमारा ये होता है V/L di/dt। क्योंकि जब वोल्टेज सिग्नल आप इसके अक्रॉस लगाएंगे तो ये वोल्टेज सिग्नल वेरिएशन होगा, उसके हिसाब से करंट वेरिएशन होगी। जो इक्वेशन होगी ये हमारी होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ से हमें करंट निकालना है, तो हम कह सकते हैं V/L di/dt। बस आप इस इक्वेशन को याद रखिए थोड़ा सा, इससे सारी इक्वेशन हमारी फौरन बन जाएगी। तो हमारा I निकालेंगे, तो जो इंटीग्रेशन वाली टर्म है उधर पहुंच के क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो I हमारा क्या हुआ, I इंटीग्रेशन V/L dt। और यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज, तो वोल्टेज हमारा ये है, इसको लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा E0 साइन ओमेगा टी Y/L और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो बाकी टर्म कांस्टेंट बाहर आ जाएंगी। तो E0L हमारा बाहर आ जाएगा, E0/L बाहर आ जाएगा। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारा होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और थोड़ा सा इंटीग्रेशन ही बच्चों को परेशान कर देता है, और स्पेशली बायो वाले बच्चों को ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे तो हमेशा आपको आसान रहेगा। इससे भागना नहीं है, भागेंगे तो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो E0/ω/L और ये माइनस, और कॉस ओमेगा टी को हम एक्चुअली में कंपेयर करना है सिग्नल से, साइन में ही कन्वर्ट करना है। इसके लिए कहीं ना कहीं कॉस में छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर करने के लिए कोई ट्रिक होनी चाहिए ना। अब वही वाली बात है कि उनके मेरे पास बंगला है, उनका मेरे पास एरोप्लेन है, तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। उनके मेरे पास बंगला है, उनके मेरे पास बंगला है, उनका मेरे पास कार है, उनके मेरे पास कार है, उनके मेरे पास गर्लफ्रेंड है। बोले हाँ यार मेरे पास तो केवल माँ है, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए कुछ चीज़ें मैचिंग चाहिए ना। तो अगर साइन को कॉस से कंपेयर आसान नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी कॉस को भी साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, हमने ये टर्म हमने ले रखी है, और माइनस भी हमने बाहर ले रखा है, कॉस को लिखेंगे तो हमारा कॉस 90 माइनस थीटा ही कहलाता है साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ पे ओमेगा टी है, साइन कॉस 90 माइनस थीटा इज, सॉरी यहाँ पे साइन आएगा, साइन 90 माइनस थीटा ही हमारा कहलाएगा साइन 90 माइनस थीटा ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा ये हमारा क्या कहलाता है, कॉस ओमेगा टी कहलाता है। और जो माइनस है ये अंदर जाके जाएगा, अंदर जाके इसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। शायद आपको पता हो साइन माइनस का जो थीटा होता है वो साइन थीटा होता है, सही है। माइनस का साइन थीटा, माइनस में जो बाहर होता है तो अंदर चला जाता है थीटा, तो बाहर है तो अंदर जा सकता है, अंदर तो बाहर जा सकता है। तो ये बाहर था, बाहर से अंदर जाएगा, तो ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा तो इसको चेंज कर देगा। तो क्या बना हमारा, देखिए, तो E0 डिवाइड बाई ओमेगा L और साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। और ये इधर है करंट, तो इधर भी क्या होगा,
करंट, तो ये करंट बनेगा। तो ई आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे भाई, क्या सीखा, हमने सीखा भाई हमारे पास ये हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, ये सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं और ये सिग्नल हमें मिल रहा है। ठीक है, दोनों को अब देखो, ये साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी में हमारा माइनस 90 आएगा, माइनस ओमेगा टी माइनस 90। तो ये माइनस है, ये लैगिंग है भाई वाली बात। दोनों ओमेगा टी है और एक ओमेगा टी, एक में ओमेगा टी माइनस समथिंग है। जो भी इसको दोगे वो माइनस 90 खा जाएगा उसमें से, है ना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 पर्सन है ए और बी, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। इस पे उधारी का चला है -50 रुपये किसी का पहले से ही, ठीक है। और ये एक नॉर्मल पर्सन है, आपने दोनों को कितना 100 रुपये दिया, आपने 100 दिया, लेकिन ए पे कितना बना 100 और इस पे कितना बना 100 दिया, 50 तो उधार का लौटा लाएगा किसी का, तो 50 ही इस पे फायदा हुआ। तो ये लैगिंग चल रहा है पहले से, माइनस में समथिंग है, तो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस 90 है, तो ये लैगिंग चल रहा है। तो आप कितना लैगिंग, कितना पीछे 90 डिग्री में हम सीखा फेज कितना 90 डिग्री फेज पीछे चल रहा है। तो यानी कि ये सिग्नल हमने लगाया है, ये सिग्नल हमने लगाया है और ये सिग्नल हमें मिला है, और मिलने वाला सिग्नल हमारा लैगिंग है और मैग्नीट्यूड में कम है। कितना लैगिंग है 90। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इस सिग्नल को लेके इस दोनों को देख के हम लोग बनाने वाले इक्वेशन, और ये हमारा करंट, ये इधर करंट है तो RHS में भी क्या हो करंट, इसको आई नॉट बोलेंगे। आई नॉट है इज ई नॉट बाई ओमेगा एल। तो हमने यहां पे देखा कि भाई हमारी इक्वेशन हमने लगाया था ये ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और भैया हमें मिला क्या है, फाइंड क्या हुआ है ई नॉट बाई ओमेगा एल, ये हमने कहा था करंट अपने आप में, और साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा लैगिंग है कितना 90 डिग्री। तो इंडक्टर में करंट हमारा लैग करता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आई नॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारा करंट सिग्नल लैग करेगा। चलिए देखते हैं कैसे लैग करेगा। हमने मान लो ये एक्सिस बना दी, तो अगर हमारा वोल्टेज सिग्नल हमारा ये ई नॉट है तो करंट सिग्नल लैग करेगा। लैग का मतलब इधर, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉक इस सिस्टम ये क्या है पॉजिटिव, और इसके अगेंस्ट क्या होता है अपोजिट। एनीवे तो हमारा जो ये इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर एंगल को जोड़ना है तो ऊपर जाएंगे, एंगल को घटाना है तो नीचे जाएंगे। तो एंगल को घटाना है, कितना घटाना है 90 डिग्री, तो थोड़ा एंगल तो आप जानते ही होंगे ना। तो ये 90 डिग्री घट गया है, कितना घटा है 90 डिग्री। तो ये हमारा ये करंट सिग्नल है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, इस तरीके से बनाते हैं, है ना। और अच्छा ई नॉट किससे घूम रहा था ओमेगा टी से, तो ये ओमेगा टी होगा हमारा, ये हमारा ओमेगा टी है, और दोनों को हमने मिक्स किया तो ये बना हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज हमारा ई, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज। और फाइनली हमेशा हमें देखना है, हमेशा हमें क्या देखना है, हमेशा ये देखना हमारा जो करंट सिग्नल है और जो वोल्टेज सिग्नल उनके बीच में एंगल हमारा कितना है ना, उससे कहेंगे हम फाई, उससे कहेंगे फाई। तो ये वोल्टेज और करंट में हमारा फाई कितना 90 डिग्री। एनीवे तो ये हमारा फेजर डायग्राम बन चुका है, और ग्राफ तो आप बना ही सकते हैं। ये हमारा अगर ये वोल्टेज सिग्नल का ग्राफ है तो करंट सिग्नल 90 डिग्री लैग करेगा हमारा। तो 90 डिग्री आपको पता है 4 टुकड़े में 90 होता है यहाँ से। तो ये हमारा जो दूसरा सिग्नल बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा ये वोल्टेज सिग्नल ई है और ये हमारा करंट सिग्नल आई है। तो बड़ा आसानी देख सकते हैं, करंट सिग्नल बाद में है, इसके रिस्पेक्ट में वाला बाद में, कितना बाद में, इतनी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो करंट हमारा लैग करेगा, करंट हमारा लैग करेगा। अच्छा आपने एक टाइम यहाँ पे देखिए जिसको मैंने आई नॉट बोला, आई नॉट है क्या हमारा, आई नॉट आपने देखा होगा ये ई नॉट बाई ओमेगा एल है। करंट क्या होता है वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस सीधे सीधे नहीं दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस नहीं रिएक्टेंस है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं रिएक्टेंस, यहाँ पे इंडक्टर में एक टर्म होती है उसे कहते हैं रिएक्टेंस। अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं क्या चीज़ है रिएक्टेंस। अब तो रजिस्टर पढ़ते पढ़ते सर ने तो नया टर्म डाल दिया रिएक्टेंस। चलिए उसको देखते हैं।
तो रिएक्टेंस हमारी टर्म का मीनिंग क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए एक टर्म एक हमारे पास होता है रेजिस्टर, एक होता है इंडक्टर, एक होता है कैपेसिटर। रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। तो 10 ओम है, 10 ओम ही रहेगा। तो रेजिस्टर को तो इस तरह के डोनोट भी कहते हैं रेजिस्टेंस। इंडक्टर का जो इंडक्टिव, इसको रिएक्टेंस यूज करते हैं। इंडक्टर का रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है ना, वो सोर्स पे डिपेंड है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी सोर्स लगा दूं, लेकिन ये 10 ओम है तो 10 ओम ही रहेगा। लेकिन यहां पे जो इसका इंडक्टर का रिएक्टेंस है उसे एक्सएल से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है उसे एक्सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं बोल रहा था कि आपसे, हाँ, तो जो इसका रिएक्टेंस है वो डिपेंड करेगा सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टर को फ्रीक्वेंसी क्या है, लेकिन इसको बहुत फर्क पड़ता है। इसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स के हिसाब से आंसर बदलेंगे। देखिए ये एक हमारा जैसे गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध वाला स्टाइल, बिल्कुल सन्यासी शांत। तुमने पैसे चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए तो भी खुश है, और तुम गाली देके चले गए तो भी सेम है। उनपे फर्क नहीं पड़ा कि वो गौतम बुद्ध एक कांस्टेंट। तो रेजिस्टर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, सोर्स पे डिपेंड नहीं करती आपने क्या लगाया। वो 10 ओम है तो 10 ओम का 10 ओम ही रहेगा। लेकिन जो इंडक्टर और कैपेसिटर हमारे जो कंपोनेंट्स हैं ये सोर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे उनका, ओ भाई बढ़िया, उनका आप बहुत बढ़िया, उनके साले क्या कर रहा है तो उन्होंने कहा तू क्या बता, तू क्या कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये इसका उस पर डिपेंड करेगा, ये जैसा बिहेव करोगे वैसा बिहेव करेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। एक्चुअली एक्सएल जो होता है, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, और ओमेगा को हम जानते हैं भाई क्या होता है 2 पाई एफ एल। तो एक्सएल जो हमारा है 2 पाई एफ एल, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसी सिग्नल की तो रिएक्टेंस ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी 0 तो इसका रिएक्टेंस 0 है। और यहाँ पे आएगा एक्स सी, ये होता है 1 बाई ओमेगा सी, और इसको लिखेंगे 1 बाई 2 पाई एफ सी। तो ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो ये उनकी जो वैल्यू है कि इसका सर ये बताओ कितना होगा, मैंने कि भैया डिपेंड करेगा सोर्स क्या लगा रहा है, सोर्स बदल दोगे इसकी वैल्यू बदल जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। अब आपके मन आएगा सर ये ऐसा होता क्यों है। एक्चुअली रेजिस्टर के पास अपनी एनर्जी नहीं होती है, तो जो सिग्नल लगाओगे उसके हिसाब से करंट फॉरन आ जाएगी। लेकिन अगर इंडक्टर में आपने लगाया कोई सिग्नल तो ये उसका करंट में अपोज करेगा या क्या करेगा, उसका प्रॉपर्टी होगी अपोज करने की, करंट में अपोज करता है। ये अपोज करके पाता है, क्या कोई बिना एनर्जी का अपोज कर सकता है, नहीं। तो इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फॉर्म में, और जब भी आप सिग्नल लगाते हो तो उसके हिसाब से अपोजिशन देता है, एनर्जी है इसलिए। कैपेसिटर भी यही करता है, यहाँ पे कैपेसिटर बनेगा, कैपेसिटर भी हमारा यही करता है कि अगर आप सिग्नल लगाएंगे उसके हिसाब से आंसर देगा, क्योंकि कैपेसिटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे क्या है, इनके पास एनर्जी वाले कंपोनेंट्स हैं। तो इनकी जो हमारे जो अपोजिशन है वो डिपेंड करेगा, सोर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन इसका अपोजिशन फिक्स है 10 का 10 ओम। हाँ ये अलग बात है, इनके रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम ही होती है, रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम ही होती है। अब हम इसका ग्राफ देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी 0 है तो रिएक्टेंस 0 है, फ्रीक्वेंसी हाई है तो हमारा ये हाई है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ में इसका ग्राफ बनता है लीनियर, एक्स एल का ग्राफ बनता है लीनियर, और इसका ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा नहीं, ये मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी सही, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है। और कैपेसिटर वाले में जब फ्रीक्वेंसी है 0 तो वैल्यू बहुत है ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा तो वैल्यू बहुत कम, यानी इसका ये वाला ग्राफ हमारा विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी हमारा बनेगा। ठीक है, एनीवे तो हमने यहाँ पे सीखा, तो थोड़ा सा हमने क्या सीखा, रेजिस्टर और रिएक्टेंस को भी थोड़ा थोड़ा सीखा। और बाकी तुमने सीखा ही है कि भाई इंडक्टर वाले सर्किट में अगर हम ये सिग्नल लगाएंगे तो ये सिग्नल मिलेगा, और इंडक्टर में करंट हमारी लैग करती है।